अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आप लोगों के सामने नया चैप्टर और नया सेशन लेके मैं आप लोगों के सामने आज आ रहा हूं और जिस चैप्टर के बारे में हमें जिक्र करनी है वो चैप्टर है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और इस चैप्टर में हमने कल एक लेक्चर ऑलरेडी दिया है। जिसने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा प्लीज सबसे पहले वो पहला लेक्चर देखो, उसके बाद दूसरे लेक्चर पे आ जाओ बेटा। तो आई एम योर मेंटर केमिस्ट्री टीचर वानी जाफर आप लोगों के सामने आज जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा इसी स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पे बेटा। और सबसे पहले हम देखेंगे कि कल के सेशन में हमने क्या देखा। कल के सेशन में हमने क्या पढ़ा। कल के सेशन में हमने पढ़ा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने बोला था कि एटम जो है बेटा इनडिविजिबल है, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद जब कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और जहां पे डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस हो गए बेटा, कॉम का एक्सपेरिमेंट जो मैंने कल सिखाया, गिलास रॉड का एक्सपेरिमेंट, बैलून का एक्सपेरिमेंट मैंने जो सिखाया कल बेटा, जिसके बारे में हमने जिक्र किया, तो वहां पे हमें पता चला कि एटम जो है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना हुआ होता है बेटा। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद, कुछ रिसर्च के बाद, कुछ टाइम के बाद हमें पता चला कि एटम जो है एटम बना हुआ होता है सब एटॉमिक पार्टिकल। जिसमें हमने डिस्कवरी देखी बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखी, कैसे हो गई वो एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा। और दूसरा चीज वहां पे हमने बात की थी प्रोटॉन की भी डिस्कवरी कैसे हो गई और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रोटॉन के भी हमने डिस्कवर, प्रोटॉन के भी हमने डिस्कस किए बेटा। हाँ, और कुछ टाइम के बाद हमने ये जो रिसर्च है यहीं पे नहीं रुकी, तो कुछ टाइम के बाद कुछ अरसे के बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी हो जाती है बेटा, यानी थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। उसी के बारे में हमें यहां पे आज हम अपना लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इवन दो कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाद में होती है बेटा, बहुत बाद में होती है, पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही डिस्कवरी हुई। तो हम यहीं पे थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र करेंगे। इवन दो कि ज्यादा इसके बारे में नहीं लिखा है तो थोड़ा सा हम भी डिस्कस करेंगे न्यूट्रॉन के बारे में और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स न्यूट्रॉन के बारे में जो है वो हम यहां पे जिक्र करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, विद द लॉट ऑफ एनर्जी, एंड हम अपना जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे स्टार्ट फ्रॉम द न्यूट्रॉन बेटा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बेटा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अभी तक क्या देखा हमने? अभी तक हमने देखा जो हमारा एटम है बेटा ये बना हुआ होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमारा एटम जो है बेटा इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। वेरी गुड, ये तो हमें पता है कि सर आपने ही कल पढ़ाया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं बेटा, जिसके बारे में हमने जिक्र ऑलरेडी किया है। वेरी गुड, कौन सा है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में जिक्र किया बेटा, इलेक्ट्रॉन के बारे में जिक्र किया। उसके बाद नेक्स्ट जो था वो था प्रोटॉन के बारे में बेटा, प्रोटॉन के बारे में। एंड देन आज हम सीखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, यानी न्यूट्रॉन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में। दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और जिनके डिस्कवर होने के बाद नील बोर की जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है बेटा उस पे कुछ लिमिटेशंस आ गई। जो डाल्टन ने बोला था कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो सबसे पहले लिमिटेशन यहीं पे आ गई कि एटम जो है अब डिविजिबल बन गया। एटम के अंदर चार्जेस प्रेजेंट होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एज वेल एज एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है दैट इज द न्यूट्रॉन बेटा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रॉन, व्हाट इज न्यूट्रॉन और उसकी डिस्कवरी कैसे हो गई बेटा? न्यूट्रॉन में बी डिफाइंड एज दैट सब एटॉमिक पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज नो चार्ज बेटा, विच कैरीज नो चार्ज। यानी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने के बाद हमें यह पता चला कि न्यूट्रॉन जो है यह भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बट ये पता चला हमें एक इंपॉर्टेंट बात, दैट मीन्स कि न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज नहीं होती है। जिस तरह बेटा इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन के अंदर
पॉजिटिव चार्ज होती है बेटा। न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज ही नहीं होती, न्यूट्रॉन के अंदर बेटा कोई चार्ज ही नहीं होती है। जब जेम्स चैडविक ने बेटा 1932 में एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया, कुछ लाइट एटम्स ने लाइक बोरान के, बेरिलियम के, लिथियम के, हाँ उनके ऊपर इसने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया। उसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के अलावा कोई और ही वहां पे सब एटॉमिक पार्टिकल देखा जिनका नेचर इनसे टोटली डिफरेंट था बेटा। दैट मीन्स इसको वहां पे ये चीजें मिली कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल मिला जिसका कोई चार्ज ही नहीं था, और चैडविक ने इसका नाम दिया है बेटा, ये एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है एटम के अंदर, और उसको नाम दे दिया दैट इज न्यूट्रॉन बेटा, दैट इज न्यूट्रॉन बेटा। तो अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करने से जेम्स चैडविक ने 1932 में इसकी डिस्कवरी की है, और बोला कि एटम के अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसको बोलते हैं हम बेटा न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन कैरीज नो चार्ज। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं है बट मास है बेटा। बट क्या है बेटा? मास है बेटा। हाँ, अगर हम मास ऑफ द एटम को देखेंगे, मास ऑफ द एटम को देखेंगे, ये देख लो बेटा, इनको जेम्स चैडविक को ये पिच कहां पे मिला, जेम्स चैडविक को ये आइडिया कहां पे मिला, किसका? न्यूट्रॉन। हाँ, इन्होंने क्या देखा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही थे, यही कंसेप्ट था ना बेटा जो रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है ना बेटा? हाँ, इसी का कॉन्सेप्ट था। तो इन्होंने बोला कि जब मास हम पूरे एटम का निकालेंगे, वो मास होना चाहिए बराबर किसका? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन। दैट मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन को सम जब हम करेंगे वो आना चाहिए बराबर किसके? एटम की मास के बराबर। जब इन्होंने ये चीजें एक्सपेरिमेंटली की, वो मास बराबर ही नहीं आता था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन बराबर ही नहीं आता था मास ऑफ द एटम। दैट मीन्स इनको यहां पे पिंच हो गया इनका माइंड कि नहीं, इसके अंदर एटम के अंदर कोई और पार्टिकल है जिसका मास भी एड अप होता है, तब जाके वो बराबर आता है किसके? मास के बराबर, मास ऑफ द एटम के बराबर। तो फिर जेम्स चैडविक को ये पिंच हो गया और उसने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया, कुछ छोटे एटम्स के साथ, लाइक लिथियम ले लिया इसने, बोरान ले लिया, बेरिलियम ले लिया, तो उनके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया, उसने वहां पे एक और सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया, दैट इज द बेटा न्यूट्रॉन। होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो बेटा, वेरी गुड। तो चलिए आगे, दैट इज इट इज न्यूट्रल पार्टिकल बट हैज ए मास, इसका मास है मगर चार्ज नहीं है, और मास कितना है? एग्जैक्टली इसका मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन होता है, नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन के बराबर इसका मास होता है, और मास ऑफ द प्रोटॉन वो हमने कल डिस्कस ऑलरेडी किया है बेटा। डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। अब देख लो बेटा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932, यानी बहुत बाद में हो गया इसकी क्या डिस्कवरी हो गई, पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही कंसेप्ट में था। डन। तो दैट जेम्स चैडविक इन 1932, द न्यूट्रॉन इज a neutral particle found in an atom, found in an atom। तो मास होता है, चार्ज नहीं होती, मास तो होता है ना। मास कितना है? लाइक दैट आप प्रोटॉन के बराबर होता है, 1.6 into 10 raised to the power minus 27 kg इसका मास होता है बेटा। हाँ, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, इसकी कोई चार्ज ही नहीं होती है बेटा, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बेटा, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देख लो। इसके बाद जब हमारे पास आ गए 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन भी आ गया बेटा, प्रोटॉन्स भी आ गए, और उसके बाद न्यूट्रॉन भी आ गया, देन अब साइंटिस्ट्स के पास क्या एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के अंदर अवेलेबल कैसे हो, इनका अरेंजमेंट एटम्स के अंदर कैसे। वेरी गुड, होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो बेटा सेशन को। दैट मीन्स कि हमें इन साइंटिस्ट्स को उस समय पे फिर ये बात खटकने लगी माइंड में कि अब इनका अरेंजमेंट एटम के अंदर कैसे हो, एटम के अंदर प्रोटॉन्स कहां पे होते, न्यूट्रॉन्स कहां पे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होते हैं, और इनको अब देना था स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम की स्ट्रक्चर फिर कैसी है बेटा, ये तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि एटम जो है
बना हुआ होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, मगर इनका अरेंजमेंट कैसे होता है ये इनके लिए अब क्वेश्चन मार्क बन गया कि ये इनके अंदर अरेंजमेंट एटम के अंदर ये अरेंज्ड कैसे होते हैं बेटा। उसको कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम दे देना, यानी एटॉमिक मॉडल दे देना, एटॉमिक मॉडल दे देना, ये इनके लिए अब क्वेश्चन मार्क बना बेटा। एटॉमिक मॉडल दे देना। आजा बेटा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सजेस्टेड दैट atom was indivisible which could not be broken down into smaller particles। बेटा ये तो डाल्टन ने बोला था, इवन दो ये इसकी लिमिटेशन भी बन गई। बट द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनसाइड द एटम disproved the postulate of Dalton's atomic theory। बेटा वेरी गुड। तो अब इनके लिए क्या पोस्टुलेट अब इनके लिए क्या क्वेश्चन मार्क बन गया कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स अरेंज्ड एक एटम के अंदर कैसे। दैट मीन्स कि दे हैव टू गिव द पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, protons and the neutrons inside the atom। that means they have to explain the atomic models। then बेटा तो साइंटिस्ट रिसर्च यहीं पे नहीं रुक, रिसर्च आगे बढ़ती है और हमारे पास आ जाता है एटम का एक बहुत बड़ा मॉडल आ जाता है, पूरी तरह एक्सप्लेन करके आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन कहां पे होते, प्रोटॉन्स कहां पे होते हैं, न्यूट्रॉन कहां पे होते हैं और क्या क्या करते हैं, किसकी क्या चार्ज होती है। तो वही हम इन एक्सपेरिमेंट्स में सीखेंगे बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। वेरी गुड। तो एटॉमिक मॉडल, सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जो हमारे पास आ गया, एटम का मॉडल हमारे पास आ गया, दैट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय द जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो पहला कंट्रीब्यूशन इसमें सबसे पहले किसने किया बेटा, थॉमसन भाई साहब आ गए, उसने बोला कि मैं बोलूंगा कि एटॉमिक मॉडल कैसा हो। उसके सामने क्या आ गया बेटा, वाटरमेलन का कॉन्सेप्ट। ये देख लो, अगर हमारे पास वाटरमेलन होता हम तो सिर्फ खाते, इसके पास वाटरमेलन आ गया, इसने सोचा कि हो सकता है कि एटम का मॉडल जो है इस तरीके का होगा, एटम का मॉडल जो है इस तरीके का होगा। उसने वाटरमेलन को कट कर दिया, इसने वाटरमेलन को जो कट कर दिया, वाटरमेलन के अंदर हमें दो पोर्शन, एक पोर्शन जो होता है बेटा ये रेड कलर का पोर्शन जो एडिबल होता है, जो हम खाते हैं, और दूसरा इसको मिलता है एक और पोर्शन जहां पे प्रेजेंट होते हैं, ये देख लो, जहां पे प्रेजेंट होते हैं इसके सीड्स, क्या होते हैं प्रेजेंट बेटा, इसके सीड्स प्रेजेंट। इसका माइंड पिच कर गया, हो सकता है कि एटम का मॉडल भी इसी तरीका का हो। इसने बोला, क्या बोला, इसने अपने एक्सपेरिमेंट में, इसने अपने कंक्लूजन में बोला, क्या बोला कि ये जो एडिबल पार्ट है रेड कलर, ये एडिबल पार्ट जो है ये है पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन्स बेटा अभी दो ही हो गए थे ना, न्यूट्रॉन बाद में हो गया 1932 में उसकी डिस्कवरी। अभी दोनों सिर्फ दो पार्टिकल्स पे हम बात करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में। वेरी गुड। तो देख लो, इसने बोला कि ये जो रेड कलर जो एडिबल पार्ट है जो हम खाते हैं, ये कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज, और जो सीड्स होते हैं लाइक दिस, ये ब्लैक कलर के, ये करते हैं कैरी नेगेटिव चार्ज। क्या करते हैं बेटा, कैरी नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज को ही इसने बोला कि ये बेटा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इस पॉजिटिवली चार्ज्ड पोर्शन को इसने बोला कि ये जो रेड पोर्शन होता है, इसने बोला कि यहां पे होती है हमारी पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स प्रोटॉन्स। सिंपल कॉन्सेप्ट दे दिया, किसने दे दिया, जे थॉमसन। दैट मीन्स यहां से पिंच हो गई, एटॉमिक मॉडल्स के ऊपर बातें करना स्टार्ट हो गई बेटा, एटॉमिक मॉडल हमारे सामने आने। वेरी गुड। तो आइए देखते हैं, जे थॉमसन प्रपोज्ड हिज मॉडल ऑफ एटम इन 1904। ये देख लो, कब दे दिया, 1904 में दे दिया बेटा। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब होगी, 1932 में। दैट मीन्स अभी न्यूट्रॉन का कोई कंसेप्ट नहीं था, अभी सिर्फ कंसेप्ट था, दैट वाज द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज। ये दे दिया इसने, किसने, थॉमसन ने, अपना क्या, atomic model। Then only the electrons and protons were known to be present in the atom। उस टाइम पे 1904 में क्या पता था, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा। तो चलिए ये देख लो, एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ये है थॉमसन भाई साहब, जिसने सबसे पहला कंट्रीब्यूशन दे दिया एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने की। एटॉमिक मॉडल का कंसेप्ट जिसने सबसे पहले दे दिया, इसने बोला ये रेड कलर का पोर्शन जो होता है, दैट इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड पोर्शन ऑफ द एटम, और उसको बोला उसने प्रोटॉन्स, और जो ये सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, वो कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज, वो होते हैं
इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़ो, चलो देख लो बेटा, ये देख लो, इसने क्या बोला? यही पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन, दैट मीन्स ये है तो नेगेटिव चार्ज पोर्शन। ये सीड्स बेटा, जो इसमें सीड्स ब्लैक कलर के, ये सीड्स है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज पोर्शन वो कैरी करते हैं प्रोटॉन्स, और ये क्या कैरी करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये देख लो बेटा, इधर पॉजिटिवली चार्ज्ड पोर्शन और नेगेटिवली चार्ज्ड पोर्शन। ये था किसका एटॉमिक मॉडल? थॉमसन, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जिसको इसने दिया था 1904 में बेटा। डन। इसके बाद इसने एक और एग्जांपल भी दे दी। हमारे पास एक केक होता है, प्लम केक होता है बेटा। हाँ, प्लम केक में जो डॉ होता है, डॉ के ऊपर हम लगाते हैं ड्राई फ्रूट्स। इसने बोला कि ये जो डॉ होता है, आटा होता है बेटा, ये क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पोर्शन होता है। पॉजिटिवली चार्ज्ड पोर्शन, पॉजिटिवली चार्ज्ड मीन्स ये प्रोटॉन्स कैरी करते हैं बेटा। हाँ, और इसके ऊपर जो ये डॉ, ये इसके ऊपर ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं लाइक दिस, ये होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड पोर्शन। नेगेटिवली चार्ज्ड पोर्शन होता है बेटा, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स बेटा। इसके ऊपर भी इसने ये जिक्र किया, ये देख लो। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, जे थॉमसन प्रपोज्ड दैट क्या atom consists of positively charged sphere and the electrons are embedded means इसके अंदर बंद होते हैं electrons होते हैं इसके अंदर embedded in it, the negative and the positive charge are equal in magnitude। obviously सी बात, ये तो हमें पता ही था कि एटम जो है बिहेव न्यूट्रल क्यों बिहेव करता है? बिकॉज उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज इक्वल होती है नेगेटिव चार्ज। हाँ, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैंसल आउट हो जाती है, तब जाके ये न्यूट्रल बिहेव करता है, इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है, तब जाके एटम एक न्यूट्रल बिहेव करता है। सो द एटम एज द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बेटा। ये किसने बोला? थॉमसन ने बोला। वेरी गुड, अच्छी बात की है उसने। इसके बाद although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, the result of experiments carried out by other scientists could not be explained by this model। इवन दो कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने ये तो बोला कि पॉजिटिव चार्ज कैसे होते हैं और इसके अंदर एम्बेडेड होती है नेगेटिव चार्ज, मगर और जो एक्सपेरिमेंट्स हो गए, क्योंकि रिसर्च तो नहीं रुकती है ना बेटा, और जो एक्सपेरिमेंट्स इसके ऊपर हो गए, थॉमसन मॉडल उनको एक्सप्लेन नहीं, उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं, उन साइंटिस्ट्स को ये सेटिस्फाई नहीं। दैट मीन्स कि अभी भी एटॉमिक मॉडल जो है वो इनकम्प्लीट है। एटॉमिक मॉडल जो है क्या है बेटा? इनकम्प्लीट है। एटॉमिक मॉडल जो है बेटा इनकम्प्लीट है। दैट मीन्स कि अभी इसके ऊपर और काम करना। तो थॉमसन के बाद कौन आया? उसके बाद कौन आया? जिन्होंने क्या किया? एटम का एटॉमिक मॉडल दे दिया। तो चलो बेटा देखते हैं कि इसके बाद कौन आया। एक और वेरी गुड इंटेलिजेंट साइंस, ये देख लो, इसका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड बेटा। इसने क्या किया? रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने दे दिया रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इसने क्या किया? एटॉमिक मॉडल को दे दिया रदरफोर्ड ने। इसने बोला कि आ जाओ, जो थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो मैं एक्सप्लेन करूंगा और मैं दे दूंगा एटॉमिक मॉडल। कौन बोल रहा है? रदरफोर्ड बोल रहा है। आ जाओ देखते। अर्नेस्ट रदरफोर्ड was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom। Rutherford designed एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। रदरफोर्ड जो था ये क्यूरियस था कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रेजेंट, कहां पे प्रेजेंट होते। हाँ, और उसके लिए इसने क्या काम किया? इसने एक एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया, इसने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप बना। कौन सा एक्सपेरिमेंट? जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, और इसको बोलते हैं हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। व्हाई ओनली द गोल्ड? Why the Rutherford choose only the gold? Because gold एक ऐसा मेटल है बेटा जो बहुत मिलिएबल है। इसको एक थिन फॉइल चाहिए, सबसे थिन फॉइल चाहिए, जिसमें ये डिटेक्ट कर सकता था, जिसमें ये छोटे पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकता। इसलिए इसने गोल्ड फॉइल को यूज किया। बिकॉज इसको फोल्ड चाहिए थी, गोल्ड फॉइल जो चाहिए, इसको फॉइल जो चाहिए थी वो थिन चाहिए, सबसे स्मॉल, सबसे पतली, सबसे मिलिएबल जो है
वो गोल्ड ही है, इसलिए इसने गोल्ड को। अब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इसने बम्बार्डमेंट के लिए यूज किया किन को? अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये होते हैं एक्चुअली हीलियम आयन्स होते हैं, हीलियम 2 पॉजिटिव। हीलियम जो है एक आयनिक फॉर्म में हीलियम ने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो 2 पॉजिटिव चार्ज में आ गए, दैट मीन्स ये हीलियम आयन होता है बेटा, जिसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। और अल्फा पार्टिकल का ही इसने बम्बार्डमेंट किया और वहां पे इसको क्या दिखा, चलिए हम देखते हैं बेटा। इसका गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किस लिए बेटा? टू गिव द एटॉमिक मॉडल। आ जाओ बेटा इसका एक्सपेरिमेंट देख, इसका एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट or alpha particle scattering experiment beta. He wanted a very thin foil, hence he selected the gold foil. This gold foil was about 1000 atoms thick, 1000 atoms thick, बहुत thin थी बेटा, बहुत thin. A particle are doubly charged helium ions, doubly charged He2 positive beta, alpha particle beta, since they have a mass of 4 U beta, unified mass, the fast moving particle have a considerable amount of energy, बहुत एनर्जी इसके पास होती, इसलिए इसने अल्फा पार्टिकल को डन। चलिए बेटा इसका एक्सपेरिमेंट ये देख लो, इसका सेटअप। इसने क्या काम किया? इसने हीलियम को लाया, अल्फा पार्टिकल को लाया और यहां पे रखा सोर्स के अंदर। ये देख लो ये बेटा एक बॉक्स बनाया और वो बॉक्स किसका बना हुआ होता है? लेड का बेटा। और इसने इस बॉक्स के अंदर इस सोर्स को रखा, अल्फा पार्टिकल्स को रखा। क्यों रखा बॉक्स के अंदर? बिकॉज ये नहीं चाहता था कि ये जो पार्टिकल्स निकले यहां से ये इधर उधर भागे, ये सीधा सोर्स पे पड़ना, ये सीधा टारगेट पे पड़ना चाहिए, तब जाके ये डिटेक्ट कर सके। इसने क्या किया? और इसने जब ये सोर्स ले लिया, अल्फा पार्टिकल्स ले लिए और इसके बाहर एक बॉक्स बना दिया और छोटा सा एक होल बना दिया और आगे से सेटअप क्या रखा? आगे रखा इसने अपना गोल्ड का फॉयल। क्या रखा बेटा? गोल्ड की फॉयल रखी सामने जो बहुत थिन, और फॉयल के इर्द गिर्द इसने फ्लोरेसेंट, ये देख लो एक कोटिंग की बेटा। और ये कोटिंग किसकी थी बेटा? ये कोटिंग थी जिंक सल्फेट। किसकी थी? जिंक सल्फेट की कोटिंग, फ्लोरेसेंस जिंक सल्फेट की कोटिंग। क्योंकि जिंक सल्फेट इस पार्टिकल को डिटेक्ट करता था, क्योंकि ये जो यहां से ये पार्टिकल ये ऐसे ही विजुअलाइज नहीं होते हैं बेटा, ये इनविजिबल रहते हैं, और फिर जब यहां पे पड़ते हैं वहां फिर ये डिटेक्ट होता है, फिर हमें पता चलता है कि कोई पार्टिकल यहां से गुजरे। अब देख लो इसने क्या काम किया। अल्फा पार्टिकल्स को जब बम्बार्ड किया किसके साथ? गोल्ड फॉयल के साथ, और गोल्ड फॉयल में से पार्टिकल्स निकले बेटा, ये देख लो, और पड़ गए किसके ऊपर? और पड़ गए बेटा, ये देख लो इस पे फ्लोरेसेंस, इस पे देख लो पड़ गए ना, इस पे डिटेक्टर जो था जिंक सल्फेट था बेटा, इसके ऊपर देख लो। अब इसने एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में नोटिस क्या, इसने क्या क्या चीजें कंक्लूड की, यहां से क्या क्या इसकी ऑब्जर्वेशंस थी वो हम देखते हैं। इसने इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या देखा। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में यूज क्या किया इसने? अल्फा पार्टिकल, लेड बॉक्स को यूज किया, फ्लोरेसेंस के लिए जिंक सल्फेट की कोटिंग को यूज किया, गोल्ड फॉयल को यूज किया, और जब अल्फा पार्टिकल उसको बम्बार्ड किया गोल्ड फॉयल के बीच में से गुजर के वो आ गए किसके ऊपर? किसके ऊपर आ गए बेटा? और आ गए किसके ऊपर? जिंक सल्फेट के कोटिंग के ऊपर। अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? यहां से क्या लिया इसने? ये देख, इसने क्या दिया? सबसे पहला अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे दिया। इसका दिमाग हमारी तरह थोड़ी ना, इसने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन यहां से निकली। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन इसकी क्या निकली यहां से? सबसे मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स passed straight through the gold foil, जो straight through the gold, most of the alpha particles जो थे वो straight निकले गोल्ड फॉयल के बीच में से। ये देख लो बेटा, straight निकले गोल्ड फॉयल के बीच। ये इसकी पहली ऑब्जर्वेशन थी। किसकी पहली ऑब्जर्वेशन थी? रदरफोर्ड की, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, जब हम अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे उसने गोल्ड फॉयल को आराम से पास किया और अपना असर दिखाया जिंक सल्फेट के स्क्रीन के ऊपर बेटा। वेरी गुड, ओके, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। ये पहली ऑब्जर्वेशन थी। दूसरी क्या थी बेटा? ये देख लो, यहां पे भी देख लो, ये है गोल्ड फॉयल, ये है अल्फा रेज, गोल्ड फॉयल है बेटा, ये देख लो। और इसने क्या देखा? गोल्ड फॉयल के बीच में से अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट गए बेटा, ये स्ट्रेट गए। डन। तो पहली ऑब्जर्वेशन यही थी बेटा।
आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कितनी अच्छी डायग्राम है बेटा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इसकी क्या थी, नेक्स्ट थी सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल। दूसरा इसने देखा कि कुछ रेज, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे, कुछ छोटे कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे, उनको थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ गई उनके पास। क्या आ गई बेटा, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन आ गई। ये देख लो, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन आ गई। डन, ये देख लो, हाँ अल्फा पार्टिकल यहां रे आ गई ना बेटा, यहां ये देख लो थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हो गई, इधर इधर इधर, वेरी गुड, डिफ्लेक्टेड बीम बेट, थोड़ी सी यहां से रे आ गई, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई। ये देख लो इधर, ये थोड़ी सी रे आ गई इधर से और गोल्ड फॉइल पे पड़ी और थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो गई, डिफ्लेक्टेड रे बेटा। दूसरी ऑब्जर्वेशन थी। चलिए बेटा तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, तीसरी ऑब्जर्वेशन देख लो बेटा, सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 particles appeared to be रिबाउंड। 12,000 में से एक पार्टिकल, बहुत कम, 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल का क्या होता है, रिबाउंड, वापस आ जाता है, रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाता है बेटा। ये देख लो, ये देख लो बेटा, 12,000 में से एक पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आ जाता है बेटा। ये देख लो, चेक इट आउट। ये देख लो, यहां से गई रे, पार्टिकल पड़ा, बीम पड़ा इसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर, और ये रिफ्लेक्ट करने के बाद 180 डिग्री पे वापस आ गई। ये तीन ऑब्जर्वेशंस देखी। क्या क्या तीन ऑब्जर्वेशन रिकॉल करते हैं बेटा। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट हो गया गोल्ड फॉइल के ऊपर, इसने बोली पहले ऑब्जर्वेशन में मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स यानी अल्फा रेज जो थे गोल्ड फॉइल के बीच में से गुजरे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, आराम से, पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन, कुछ पार्टिकल्स जो है उसने अपना रास्ता डिफ्लेक्ट कर दिया यानी डिफ्लेक्टेड बीम बना। डन, तीसरी ऑब्जर्वेशन। और 12,000 में से एक पार्टिकल तकरीबन क्या करता है, जो कि 180 डिग्री बना के रिफ्लेक्ट बैक वापस हो जाता है जब वो टक्कर खाता है किससे, गोल्ड। डन, ये था इसकी ऑब्जर्वेशन, ये थी इसकी ऑब्जर्वेशन। अब देख लो बेटा, गुड, यहां पे भी आप देख सकते हो, ये देख लो, अल्फा पार्टिकल्स सीधा गोल्ड फॉइल के बीच में से निकलते, जो ये स्ट्रेट लाइन है, लाइक स्ट्रेट लाइन। कुछ पार्टिकल्स जो है अपना पाथ जो है डिफ्लेक्ट करते हैं। डन, और ये देख लो, ये भी डिफ्लेक्ट हो गई है ये, और 12,000 में से एक ये क्या टर्न बैक हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है, रिफ्लेक्ट बैक। डन बेटा, ओके, चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब इसने कंक्लूड क्या किया, कंक्लूजन इसने क्या दिया, इसको इन तीनों चीजों से समझ क्या आ गया बेटा। इसने क्या बोला, ये देख लो, रदरफोर्ड देन कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से इसने कंक्लूड किया, इसने कंक्लूड किया। एक होती है बेटा ऑब्जर्वेशन, इसने ऑब्जर्व किया, उसके बाद इसने कंक्लूजन क्या दिया, रिजल्ट क्या दिया, इसको समझ क्या आया। अब चलो आगे देख। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसने बोला जो गोल्ड फॉइल के बीच में से जो स्ट्रेट लाइन्स पार्टिकल जाते हैं वो एम्प्टी, दैट मीन्स कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस ये वो एम्प्टी होती है बेटा। क्या होती है, एम्प्टी होती है, वो खाली होती है, उसके बीच में कुछ ही नहीं होता है, खाली स्पेस, एम्प्टी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। और डिफ्लेक्ट कब हो जाती है, ये पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल किसके चार्ज के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और जब ये किसी पॉजिटिव चार्ज के सामने आ जाएगा ये बेटा इसको क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल। अगर ये अनलाइक चार्ज होता है उसको अट्रैक्ट करता है। इसने बोला, क्या बोला कि ये जो गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, बहुत सारे पार्टिकल जो है डिफ्लेक्ट होने के बगैर ही जाते हैं, क्योंकि वहां पे कोई चार्ज ही नहीं होती है, वो एम्प्टी स्पेस। पहला कंक्लूजन बेटा। दूसरा, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। ये देख लो बेटा ऑब्जर्वेशन, दिमाग देखो बेटा, आइडिया। इसने क्या बोला, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है बेटा वो बहुत छोटी होती है, छोटी पोर्शन में एकोमोडेट होती है। क्यों होते हैं, बिकॉज कुछ पार्टी, अगर मेजॉरिटी जिस तरह थॉमसन ने बोला था, एडिबल पार्ट मेजॉरिटी किसका होता है, पॉजिटिव चार्ज का, दैट मीन्स कि ये यहां अल्फा पार्टिकल ये भी पॉजिटिव चार्ज थी। अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज होती तो यहां से जितने भी रेज होते वो बेटा क्या हो जाते, डिफ्लेक्ट हो जाते, लाइक दिस, अपना पाथ ही चेंज, डिफ्लेक्ट हो जाते, इसको इसके साथ टक्कर खाने के बाद डिफ्लेक्ट हो जाते, लाइक दैट मींस इसने बोला कि पॉजिटिव चार्ज जो एटम के अंदर होता है वो छोटे से पोर्शन में होता है, क्योंकि इसने देखा था कि क्वांटिटी में
कम पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट होते। तीसरा कंक्लूजन, दो समझ में आ गए बेटा, वेरी गुड। तीसरा कंक्लूजन देख लो, इसने क्या बोला, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री इंडिकेटिंग दैट all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within an atom। जो तीसरी ऑब्जर्वेशन इसने देखी थी कि गोल्ड फॉइल के अंदर, गोल्ड फॉइल के ऊपर जब ये अल्फा रे की ये अल्फा पार्टिकल गिरता है तो 12,000 में से एक पार्टिकल क्या काम करता है, ये रिफ्लेक्ट बैक वापस होता है 180 डिग्री पे। दैट मीन्स ये कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज और ये भी कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज। इसने बोला कि जब ये पार्टिकल इसके ऊपर हेड ऑन कोलिजन करता है ये डिफ्लेक्ट बैक वापस हो जाता है, ये रिफ्लेक्ट बैक वापस हो जाता है 180 डिग्री। दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम के अंदर। अगर मेजॉरिटी होती, मेजॉरिटी ऑफ द रेज जो होते हैं वापस रिफ्लेक्ट होते हैं 180 पे, तो ये क्या बोलता, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो एटम का होता वो पॉजिटिवली। मगर ऐसा तो रिजल्ट में नहीं आया बेटा, ऐसा रिजल्ट में नहीं आया बेटा। ये देख लो रिजल्ट में क्या आया, रिजल्ट में आया कि मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन एम्प्टी है, क्योंकि ये देख लो रेज सीधा जाता, दैट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द एटम इज एम्प्टी। उसके बाद कुछ रेज डिफ्लेक्ट होती है। इसने बोला कि जब कुछ ही रेज डिफ्लेक्ट होती है तो छोटा सा पोर्शन पॉजिटिव चार्ज का होता है जो कि अंदर हो। डन बेटा। और तीसरी, हाँ, जब पार्टिकल हेड ऑन कोलिजन करता है, हेड ऑन कोलिजन करता है किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ, ये रिफ्लेक्ट बैक वापस हो जाते हैं। दैट मीन्स की छोटी सी कंसंट्रेशन पॉजिटिव चार्ज की होती है किसके अंदर, एटम। डन बेटा। ये था एक्सपेरिमेंट, किसका था एक्सपेरिमेंट, जे इसका रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। और ये इसकी ऑब्जर्वेशन भी थी और उसके बाद इसने ये तीन चीजें दे दी अपने कंक्लूजन। डन। होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हो। उसके बाद बेटा आ जाओ, उसने क्या बोला, अभी तो बोला कि एटम के अंदर क्या होता है, एम्प्टी स्पेस ज्यादा हो, उसके बाद छोटे से पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिव, और उसके बाद बोला कि हाँ छोटा सा पोर्शन एटम के अंदर होता है जिसमें कंसंट्रेटेड होती है पॉजिटिव चार्ज जो रिफ्लेक्ट बैक हेड ऑन कोलिजन से रिफ्लेक्ट बैक वापस रे को कर। अब इसने दे दिया कॉन्सेप्ट, दे दिया न्यूक्लियस का, वहीं पे जनरेट हो गया कॉन्सेप्ट न्यूक्लियस का। हाँ, जो यही रदरफोर्ड दे रहा है बेटा। अब देख लो क्या बोला, न्यूक्लियस, दैट मीन्स ये देख लो एटम का न्यूक्लियस बेटा, ये एटम है और इसके अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस। डन, बहुत छोटा सा पोर्शन, गड। और ये देख लो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ऑब्वियसली सी बात है, ये इसी ने बोला कि न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तभी जाके रेज रिफ्लेक्ट होके वापस जाते। अगर ये इसका ज्यादा पोर्शन न्यूक्लियस इतना होता यहाँ पे तो सारे रेज रिफ्लेक्ट वापस। गड, समझ में आ गया बेटा। दूसरा चीज क्या बोला, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड। और न्यूक्लियस ऑफ द एटम जो होता है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही नहीं है, और उसके अंदर क्या होता है, ये बहुत हार्ड होता है और बहुत ही डेंस होता है, क्योंकि रेज, ये अल्फा पार्टिकल भी इसके बीच में से पास ऑन नहीं हो पाया, अल्फा पार्टिकल्स भी डिफ्लेक्ट हो गए वापस। दैट मीन इसने बोला ये डेंस होते हैं। और तीसरा चीज, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम एज द होल एटम। और इसने ये भी बोला न्यूक्लियस ऑफ द एटम जो होता है वो साइज में बहुत छोटा होता है, किसके साइज में, एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। साइज ऑफ द एटम से न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटे से कंसंट्रेटेड जगह में होता है। दैट इज द, कितना कम होता है, दैट इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 raised to power 5 times less than that of the radius of the atom। 10 raised to power 5, 1 2 1 2 3 4 5, इतना छोटा होता है न्यूक्लियस, किससे, रेडियस यानी साइज ऑफ द एटम से छोटा। ये किसने कंक्लूड किया, ये कंक्लूड किया है, ये कंक्लूजन दे दिया है रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये अपना ये क्या दे दिए, ये कंक्लूजन दे दिए बेटा। चलिए गुड। उसके बाद अब बारी आ गई कि अगर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का भी कॉन्सेप्ट दे दिया, रदरफोर्ड ने अपना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी किया, अब इलेक्ट्रॉन्स जो है, इसने प्रोटॉन्स के बारे में तो जिक्र किया, अब इलेक्ट्रॉन्स कहां पे प्रेजेंट एटम के अंदर, ये भी एक क्वेश्चन मार्क बना। अब प्रोटॉन्स के बारे में जिक्र तो किया है, प्रोटॉन्स एक छोटे से पोर्शन में प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं एटम के, वो भी तो देखना है ना। अब देख लो बेटा, इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने बोला
इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिस तरह हमारा सोलर सिस्टम जिस तरह हमारा होता है, जिसके बीच में प्रेजेंट होता है सन, और इर्द गिर्द इन द डेफिनेट ऑर्बिट्स घूमते रहते हैं डिफरेंट प्लैनेट्स। इसी तरह हमारा एटम भी होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है इसका न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा? प्रेजेंट न्यूक्लियस, और डिफरेंट ऑर्बिट्स में गुजरते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये दे दिया इसने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में, इसने इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट दे दिया कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होते हैं। इसने बोला कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं। ये किसने बोला? रदरफोर्ड ने बोला। गुड बेटा, ओके। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, on the basis of experiment, Rutherford put forward the nuclear model, जो अभी मैंने डिस्कस किया न्यूक्लियस के बारे में, of an atom which had the following feature. Good. क्या बोला इसने न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियर मॉडल के बारे में? There is a positively charged center in an atom called as nucleus. अभी मैंने जो डायग्राम में दिखाया, positively charged center called nucleus. Nearly all the mass of the atom of an atom resides in the nucleus. और एटम का मास तकरीबन सारा का सारा इसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट। दैट मींस इलेक्ट्रॉन का कोई मास ही नहीं। नो बेटा, नेग्लिजिबल है बेटा। 2000 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द प्रोटॉन। दैट मीन्स कि ये एग्जांपल ऐसे ही हो गई, एक साइड में हम लेते हैं एक बहुत बड़े जराफ, दूसरे साइड में हम लेते हैं, किसको लेते हैं? दूसरे साइड में हम एक चींटी को ले लेते और इसका मास कंपेयर कर, हम क्या बोलेंगे कि ये ऑब्वियसली से मास ऑफ द कैमल है, मास ऑफ द कैमल, बिकॉज उसका चींटी का यानी आंट का जो मास है वो नेग्लिजिबल है कंपैरिजन। दैट मींस इसलिए बोलता है कि टोटल मास ऑफ द एटम जो होता है कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस में, बिकॉज वहां पे प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, और इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन द सर्कुलर पाथ्स। ये किसने बोला बेटा? न्यूक्लियर मॉडल में रदरफोर्ड ने बोला बेटा। तीसरा, the size of the nucleus is very small as compared to the size of an atom. तो size of nucleus जो है बहुत छोटा है as compared to the size of an atom. अभी मैंने बोला 10 raised power 5 times smaller होता है। गुड, एटम के साइज से। वेरी नाइस। चलिए बेटा आगे, बहुत अच्छा। इसके बाद मगर यहाँ पे जब रिसर्च आगे बढ़ी, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में भी कुछ ड्रॉबैक्स निकल। क्या ड्रॉबैक्स है? देख लो बेटा। ड्रॉप, क्योंकि आज हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो दैट मीन्स कि इसके ऊपर पे भी कुछ क्या आ गई? लिमिटेशंस आ गई, ड्रॉबैक्स है। क्या ड्रॉबैक्स आ गई? देख लो बेटा इधर। एनी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। इसने बोला था कि रदरफोर्ड ने बोला था कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहे। और जब हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं वो सर एक्सेलरेशन में चले जाते हैं बेटा। क्या करते हैं? एक्सेलरेशन में चले जाते हैं, और एक्सेलरेशन में जाने के बाद क्या करें? ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज्ड पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, और चार्ज्ड पार्टिकल्स क्या करते हैं? एनर्जी को रिलीज करते हैं, और रिलीज करने के बाद जब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन घूमेगा घूमेगा घूमेगा, और घूमने के बाद एक्सेलरेशन जब आ जाएगी उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी अपनी एनर्जी, और एनर्जी रिलीज करने के बाद ये वापस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वापस आ जाएगा और पहुंचेगा न्यूक्लियस में। और जब ये न्यूक्लियस में वापस पहुंचेगा दैट मीन्स कि एटम अनस्टेबल हो गए। जब एटम अनस्टेबल हो गए तो मैटर अनस्टेबल है, जब मैटर अनस्टेबल है तो पूरी दुनिया अनस्टेबल बेटा। तो इस चीज को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ये इसका ड्रॉबैक बन गया बेटा। क्या बन गया? ड्रॉबैक बन गया। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज्ड पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. If this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. We know that atoms are quite stable. हमें पता है कि एटम स्टेबल है। अगर ये चीजें होती, एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया अपनी एनर्जी, तो ये कोलैप्स हो जाता एटम, इलेक्ट्रॉन वापस न्यूक्लियस के अंदर जाता, दैट मीन्स हमारा यूनिवर्स ही नहीं होता, कोई मैटर ही नहीं होता। और ये इसका बन गया है बेटा ड्रॉबैक, इतना काम करने के बाद। गुड, तो फिर ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व की? फिर एक और भाई साहब आ गए, इसने ये प्रॉब्लम सॉल्व की। कौन आ गया बेटा?
इसके बाद आ गया बोर, नील बोर। उसने क्या बोला, मैं दूंगा एटॉमिक मॉडल, मैं ये प्रॉब्लम इसकी सॉल्व कर देता। वेरी गुड। इसने क्या बोला, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, नील बोर पुट फॉरवर्ड द मॉडल ऑफ एटम इन 1913। 1913। बेटा अभी तक भी न्यूट्रॉन की कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में चैडविक ने की। बेटा ये 1913 ही अभी चल रहा है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जिक्र हो रही थी, और ये एक्सेलरेशन की, एनर्जी लॉस करने की प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व की नील बोहर अपने इस मॉडल ऑफ एटम में। गुड बेटा। इसने क्या दे दिया, कुछ पोस्टुलेट्स। क्या पोस्टुलेट दे दिए, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स known as discrete orbits of electron are allowed inside the atom। इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन की मर्जी नहीं है वो कहां रिवॉल्व करे, इसके अंदर एक डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते। ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक एनर्जी लेवल्स होती, जिसको इसने बोला डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होती। डिस्क्रीट ऑर्बिट, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, दैट मीन्स कि वो कोलैप्स नहीं करेगा किसके साथ, ये किसने बोला अपने पोस्टुलेट में, बोर्स मॉडल में बोर ने। व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, और इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में घूमते घूमते ये इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी लॉस नहीं करता है, तब जाके ये कोलैप्स नहीं होता है न्यूक्लियस के साथ। समझा। तो एक नया कंसेप्ट इसने दे दिया अबाउट द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, जिनको बाद में बोला गया एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल यहां बोला गया एनर्जी शेल्स, एनर्जी शेल। डन बेटा। तो अपना मॉडल इसने किस तरीके का दे दिया, ये देख लो बेटा, इसने ऐसे अपने मॉडल को दे दिया। तो गुड। तीसरा पोस्टुलेट क्या दिया, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स। बेटा क्या, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, जिनको अभी हमने बोला है डिस्क्रीट ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स और शेल्स भी बोले हैं। डन। नील बोर ने बोला द एनर्जी लेवल्स और शेल्स आर रिप्रेजेंटेड इनटू टू वेज। नंबर वन, either by numbering, that is 1 2 3 4 5 and 6, or by the letter that is K L M N O। शेल्स को, एक शेल को नाम दे दिया, या तो हम के शेल, एल शेल, एम एन ओ पी, या 1 2 3 4 भी दे सकते हैं नाम। द एनर्जी लेवल्स आर काउंटेड फ्रॉम सेंटर एंड टुवर्ड्स द आउटसाइड। सेंटर से हम स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं और जाते हैं बाहर की ओर। जाते हैं किसकी ओर, बाहर। और इसने क्या बोला, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, इन एनर्जी लेवल्स में, इन शेल्स में, इनको इसने बोला है शेल या एनर्जी लेवल्स। बेटा डन। जिसका नाम इसने दिया के एल एम एन या 1 2 3 4 बेटा, और इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन कोलैप्स नहीं हो पाता है किसके साथ, न्यूक्लियस। ये इसने एटॉमिक मॉडल दे दिया, एटॉमिक मॉडल दे दिया किसने, नील बोर ने। कब दे दिया, 1913 में। गेटिंग माय पॉइंट, वेरी गुड। चलो हाँ, चौथा पोस्टुलेट, ईच एनर्जी लेवल और शेल इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, और हर एक शेल में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है। द शेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैविंग मिनिमम एनर्जी, जो शेल यानी के शेल ही होती है, नियरेस्ट होती है किसके साथ, न्यूक्लियस, इसकी सबसे कम यानी मिनिमम एनर्जी इसकी होती है। एंड द शेल फॉरदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस हैविंग मैक्सिमम एनर्जी। जब जैसे हम बाहर की ओर जाएंगे न्यूक्लियस से, तो लास्ट वाली शेल, जितनी शेल्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी लेवल उसके अंदर एनर्जी होगी। मिनिमम एनर्जी होती है उस शेल में जो नियरेस्ट होती है न्यूक्लियस, और मैक्सिमम एनर्जी उस शेल में होती है जो फॉरदेस्ट होती है किससे, गेटिंग माय पॉइंट। ये सारे पोस्टुलेट्स दे दिए, किसने दे दिए, नील बोर ने दे दिए, और ये इसका एटॉमिक मॉडल है बेटा। डन। होप कि आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया है। अब हमारे पास आ गया एक प्रॉपर एटॉमिक मॉडल दैट कंसिस्ट्स ऑफ अ सेंट्रल पोर्शन, जिस सेंट्रल पोर्शन को नाम दे दिया गया है न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस कैरीज द पॉजिटिव चार्ज, जो बहुत छोटा होता है, मगर पूरे एटम का मास उसी के अंदर कंसंट्रेट। और अराउंड द न्यूक्लियस is the extranuclear part that contains the discrete orbits, energy levels, energy shells in which the electrons are revolving
around the nucleus, and the shell which is nearest to the nucleus got the minimum energy, and the shell which is present furthest from the nucleus got the maximum energy. These are some concluding points of Niels Bohr, yani Bohr's model of atom. Now we get a model of atom, we get the concept of subatomic particles, that is the electrons, protons and the neutrons, and also this concept, the arrangement of the different subatomic पार्टिकल। होप आप लोगों ने ये पूरा एंजॉय किया है। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दुआओं में याद रख लेना और मेहनत करते रहना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।